यहाँ पे दो वर्ड्स है, शेयर और मार्केट। तो शेयर और मार्केट मैंने कल की क्लास में डिफाइन किया था अच्छे से, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ। इंडिया की जो बिजनेस है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे इंडिया में, तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो है बिजनेस से रिलेटेड चीज है, तो बिजनेस को समझना जरूरी है कि बिजनेस कितने तरीके से हो सकता है इंडिया के अंदर। तो बिजनेस करने के तीन तरीके हैं इंडिया में। ठीक है। पहला, कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे बिजनेस कर लें, इंडिविजुअल। दूसरा, पार्टनरशिप कर लें। और तीसरा, आप कंपनी कर लें। तीन तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं इंडिया के अंदर। इंडिविजुअल मतलब आप जाके कोई भी शॉप खोल लें या अपने नाम पे, उसमें आपका 100% आपका ही कंट्रीब्यूशन होता है, 100% आप ही उसके मालिक होते हो। पार्टनरशिप में आप किसी के साथ हिस्सेदारी बांटते हो, तो इसमें आप क्या कहते हैं कि मेरा कितना हिस्सा है इसमें, इसमें पार्टनर्स बनते हैं। तो हम पार्टनर बन जाते हैं, नुकसान में भी और फायदे में भी। प्रॉफिट में भी पार्टनर हैं, और हम लॉस में भी पार्टनर हैं। अब जब हम कंपनी वाला बिजनेस करते हैं, तो उसमें हम बनते हैं शेयर होल्डर्स, ना कि हम पार्टनर। शेयर होल्डर, तो इनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो अगर 1 लाख रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट करा। अब एग्जाम्पल हम तीनों में सेम लेके चलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए लगाए हमने, वो मैंने ही लगाए, और मैंने ही ये स्मार्ट पेन बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लगाए, और स्मार्ट पेन मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा हूँ मैं स्मार्ट पेन की कर रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें 1 लाख रुपए अपनी पैसे लगाए, कैपिटल लगाई। आई पुट रुपीज 1 लाख इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस, एंड हियर आई टुक ए पार्टनर who may be my friend or my brother or my relative, and I shared with रुपीज 1 लाख विद हिम, एंड 50,000 उसने कंट्रीब्यूट किया और 50,000 मैंने किया। एंड आफ्टर दैट, थर्ड केस में हमने क्या किया कि मान लो एक सौरभ यहाँ पे ले लिया, सौरभ को बनाया पार्ट, बोला कि सौरभ आपको 30,000 आप लगा लो, 30 मैं लगा लेता हूँ, और 40 जो है विनय यहाँ पे लगा ले। तो हमने तीन लोगों ने उठ के एक कंपनी स्टार्ट की। कंपनी कैसे बनती है, क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये सिंपल समझ के चलिए कि कंपनी हमने एक स्टार्ट, इसको बोला जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दो लोग मिनिमम चाहिए, 2 पर्सन, वी नीड 2 पर्सन मिनिमम, एंड मैक्सिमम वी नीड 200। तो हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। अगर ये 200 से ऊपर चली जाएगी तो इसको हम पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं। सिंपल सा डिफरेंस ये है। सो हम तीनों ने 30, 30 और 40, तीन लोगों ने पैसे लगाए, 1 लाख रुपए की बिजनेस से स्टार्ट किया। तो हम इनको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। यानी कि जितना आपने पैसा लगाया उसके आप होल्डर हो। और शेयर क्या होता है, हिस्सेदारी। तो सिंपल, हमारे लिए शेयर जो है एक बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी है। अब ये तो हमने अपने छोटे लेवल पे आप बात की कि भी छोटे लेवल पे ये बिजनेस है। लेकिन अगर हम कल को रिलायंस के अंदर पैसा लगाना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक शेयर खरीद लेंगे, 10 शेयर खरीद लेंगे या 20 शेयर खरीद लेंगे। तो वो एक तरीके से हमारे हिस्सेदारी हो जाएगी उसकी बिजनेस के। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट हमें इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म देती है, जहां पे हम किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो हमने सिंपल सा स्टार्ट किया कि बिजनेस कैसे बनता है, फिर उसके बाद कंपनी में हमने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया। और फिर हमने देखा कि भाई छोटी कंपनी में तो मिल गया जिनको आप नॉन में जानते हो। मान लो कल को एक विनय ने एक कंपनी बनाई, विनय और उसके ब्रदर ने, और उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो विनय से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड पे, स्मॉल लेवल पे। लेकिन अगर रिलायंस के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको किसी की जानकारी नहीं है, सिंपल आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और उससे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पे हम किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे, अब ऐसा प्लेटफॉर्म है कहाँ, एडमिट करो यार। सो
यहाँ पे देखो, मैं आज आपको फील करा दूंगा मार्केट कैसे चलती है। तो ये आप NSE.com डालोगे तो यहाँ पे NSE की वेबसाइट खुल, NSE गूगल पे डालोगे तो आपके सामने ये जो NSE की वेबसाइट है, NSEindia.com, तो ये एक मार्केट का प्लेटफॉर्म, ये हमारे सामने प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जाके खरीद या बेच सकते हैं। अब क्या इस प्लेटफॉर्म में हमारा एक्सेस है? ये एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भाई NSE क्या है। एक मार्केट है जहां पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्विटीज आ रहा है, तो यहाँ पे ये लिस्टेड कंपनीज आ रही हैं बहुत सारी। तो ये एक फील करो कि भाई ये एक तरीके से मार्केट है, वर्चुअल मार्केट है, ना कि कहीं जाके आपको फिजिकली कोई सामान खरीदना है। वर्चुअल मार्केट पे लिस्ट करा रखा है अपनी कंपनी को, उसके शेयर को आप बेच या खरीद सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आते रहते हैं पूरा दिन, कितना ऊपर गई कितना नीचे गई, ये एक वेबसाइट है। ऐसे ही दूसरा एक मार्केट है BSE। सो BSE इंडिया की वेबसाइट आप गूगल पे मारोगे तो यहाँ पे सर्च करने पे आपको नीचे BSE की वेबसाइट है, सिंपल। तो ये BSE पे, तो हमारे लिए क्या मार्केट है? हमारे लिए BSE की वेबसाइट और NSE की वेबसाइट एक मार्केट है। इस चीज की मार्केट है शेयर की, जहां पे हम लिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो ये दो प्लेटफॉर्म हैं जो हमें एक तरीके से एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, जहां पे हम जाके खरीद या बेच सकते हैं किसके, लिस्टेड कंपनीज के शेयर। सो ये हम कल भी चर्चा कर रहे थे, और अब आगे का मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, जिससे एकदम क्लियरिटी आ जाएगी आपको कि कैसे चीजें होती है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आप भी साथ साथ बनाना उसे। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपको। सो ये आपके सामने मैंने दो वेबसाइट का डायग्राम बना दिया, NSE और BSE। तो NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्लियर, बट अब नाउ इट इज BSE इंडिया लिमिटेड। ओके। सो दीज आर हमारे लिए मार्केट है। ये क्या हो गया, हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, शेयर मार्केट। आप अपने नोट्स में इसी तरीके से बनाना। आप, मैं उसमें लग कुछ इशू आ रहा है। तो शेयर मार्केट हमारे लिए ये होगा, शेयर या स्टॉक मार्केट नाम सेम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो आप एक तरीके से शेयर ज्यादा समझ में आता है तो शेयर मार्केट रख सकते हो। अब क्या मैं डायरेक्टली NSE की वेबसाइट पे जाऊं और कुछ खरीदना चाहूं तो खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता। अ, उसमें आ रहा है क्या, क्यू में आए तो बता देना मैसेज। तो NSE और BSE की वेबसाइट हमने देख ली, वहां पे शेयर मार्केट में शेयर्स का लिस्टेड है। तो क्या हम खरीद सकते हैं बेच सकते हैं? नहीं। क्या होता है कि ये जो NSE और BSE हैं, ये किनको एक्सेस अलाउड करते हैं, ये अपने मेंबर्स बनाते हैं। यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स हैं। मेंबरशिप दे देते हैं ये, और वो आप जाके एक पर्टिकुलर लिमिट है कि भाई 10 लाख देने हैं, 20 लाख, मतलब एक आपका साइजेबल अमाउंट होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, तभी आप इसके एक मेंबर बनेंगे। अब इन मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इन मेंबर्स को बोलते हैं हम ब्रोकर। इन मेंबर्स को हम ब्रोकर बोलते हैं। तो जो आप नाम सुनते हो वो होते हैं शेयर ब्रोकर। तो जो भी इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा वो डायरेक्टली मेंबर एक्सेस कर सकता है। एक इंडियन सिटीजन जो नॉर्मल है, या एक इंडिविजुअल है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जाके मार्केट में इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ से खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकता। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ही कांट डू, नोबडी कांट डू विदाउट बीइंग ए मेंबर। सो अब भाई मार्केट चलती कैसे है? तो ये क्या करते हैं हमारे लिए ना, एक तरीके से अकाउंट खोल देते हैं। तो हम उन अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। सो ये क्या खोलेंगे, पब्लिक को डीमैट अकाउंट खोल के दे देंगे, इधर भी दे दिया और इधर भी।
सो ये डीमैट अकाउंट। डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट को जानते नहीं है, लेकिन जब भी आप अप्लाई करोगे तो दो अकाउंट खुलते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट। सो अभी बात करेंगे डीमैट और ट्रेडिंग के बारे में भी क्या है। अब मान लो यहाँ पे जनरल पब्लिक है, लाइक वी ऑल, वी ऑल और जनरल पब्लिक, तो ये जनरल पब्लिक हो गई। अब जनरल पब्लिक को क्या करेंगे, ये अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं सारे मेंबर्स। जैसे अब स्टॉक्स के साथ आपने अभी अकाउंट खुलवाया है, तो आपने क्या किया है, आपने जाके वहां पे एक तरीके से, एक सेकंड इसको हाइड कर देता हूँ, एक अकाउंट खुलवाया है, तो यहाँ पे आपका जनरल पब्लिक क्या करेगी, यहाँ पे जाके एक अकाउंट अपना खुलवा लेगी। तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाया आपने, और इस मेंबर की वेबसाइट का आपने एक्सेस किया। सो जो हमारे लिए अब स्टॉक्स था, अभी हमने जो अब स्टॉक्स के अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो अब स्टॉक्स की वेबसाइट पे जाके हम अपने अकाउंट खुलवाते हैं, और तब हमें इसका एक एक्सेस मिलता है एनएससी या बीएससी की वेबसाइट का। यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले इस मेंबर जो है, मेंबर जो है इसके यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इस मेंबर के यहाँ। तो आप क्या खुलवाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट में होता क्या है, डीमैट अकाउंट होता है सिंपल लाइक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या है, पैसे जाते हैं आपके, डीमैट अकाउंट में क्या है, आपके शेयर्स जाते हैं। आपने कोई भी शेयर खरीदा तो वो कहाँ जाएगा, डीमैट अकाउंट में। और अगर आप बेचोगे तो आप डीमैट अकाउंट। लाइक बैंक से हम यूपीआई करते हैं, फोन पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, ऐसे ही हम डीमैट अकाउंट से अब स्टॉक्स की ऐप यूज करके कोई भी शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो वो एक तरीके से हम लोग, डीमैट अकाउंट जो है उसका पर्पस ये होता है कि हम शेयर खरीद सकें या बेच सकें। यानी कि इस मार्केट को एक्सेस करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसका नाम बोलते हैं डीमैट। तो ये मार्केट काम करती है। अब आप देखिए मार्केट में एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दो, इसको मैं ड्रॉ, आप फिर से कर लेना, फिर से कर लेंगे हम लोग ड्रॉ। तो ये जो मार्केट है काम कैसे करती है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई हमें इसमें एक्सेस करने के लिए अ, एक डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत है। अब ये काम कैसे करती है, यहाँ पे बायर है, मान लो गौरव को यहाँ पे 100 शेयर रिलायंस के खरीदने हैं, ठीक है, 100 शेयर रिलायंस के खरीदने हैं। तो आप ये देखना कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस पर्टिकुलर ये कहीं नहीं मिलेगी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरी अक्रॉस द यूट्यूब आपको नहीं मिलेगा, ये स्ट्रक्चर कैसे चलता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको पता ही नहीं कि कैसे होता है काम। तो यहाँ पे क्या करना है, गौरव को 100 शेयर खरीदने हैं, गौरव क्या है, बायर है यहाँ। सिंपल, ये अब स्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लिया इन्होंने, और अब स्टॉक्स ने इनको एक्सेस दे दिया एनएससी और बीएससी का। अब यहाँ पे विनय के पास यहाँ पे 100 शेयर रिलायंस के पड़े हुए हैं, तो विनय को ये सेल करने हैं, तो विनय ने भी यहाँ पे अब स्टॉक्स का अकाउंट खुलवा लिया, और अब स्टॉक्स ने विनय को भी एक्सेस दे दिया, तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट दोनों तरफ खुला हुआ है। अब क्या ऐसा होता है कि भाई विनय का भी डीमैट अब स्टॉक्स में है और गौरव का भी डीमैट, तो क्या आप स्टॉक्स आपस में कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रांजैक्शन जो घूमेगी, जो ट्रांजैक्शन जाएगी वो एनएससी या बीएससी के थ्रू ही जाएगी। यानी कि रूट जो है वो यही है, आपको इस मार्केट को टच करके जाना है। तो जब भी आपका कोई शेयर यहाँ से बिकेगा, वो यहाँ होके जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। इनको खरीदना है तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे, यहाँ पे बाई की रिक्वेस्ट डालेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ ऊपर ये इधर से सेल की रिक्वेस्ट डालेंगे। एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स होगा, मान लो 2500 रुपये पे दोनों को, दोनों लोग जो हैं सेटल हो गए। तो इन्होंने 2500 रुपये की बिड लगाई इधर से, इन्होंने 2500 रुपये का आस्क लगाया कि भाई 2500 रुपये में मांग रहा हूँ, तो दोनों सेटल हो गए। ट्रांजेक्शन सामने दिख जाएगी इनकी अब स्टॉक्स की ऐप पे, और ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई। तो इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन पूरी होती है। तो गौरव ने यहाँ से रिक्वेस्ट डाली अब स्टॉक्स के थ्रू 100 शेयर की, इधर से विनय ने 100 शेयर सेल करने की रिक्वेस्ट डाली, और फिर
एक रेट दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम 2500 पे खरीदना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम 2500 पे सेल करना चाहते हैं, तो 2500 रुपये पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट। अब होता क्या है, ये तो आप एक पर्टिकुलर ट्रेड बता रहे हो, उसको हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। बट अगर आप मार्केट ऑर्डर बोल दें, अगर यहाँ पे गौरव चाहे कि भाई जो भी रेट चल रहा हो मार्केट में वो उस रेट पे मेरा बिक जाए, तो ये भी इधर से मार्केट रेट लगा दे, तो जो मार्केट डिसाइड करेगी डिमांड एंड सप्लाई से, उस हिसाब से आपका रेट एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से ये पूरा ट्रांजैक्शन होती है एनएससी और बीएससी की तरफ से। तो एक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट, जहां पे हम शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीद बेच सकते हैं। अब हमें मार्केट में जरूरत क्या पड़ी कि भी मार्केट को, शेयर मार्केट बनाने की जरूरत क्या पड़ी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है चैट पे लिख सकते हो। होपफुली मैंने क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दिया। देखो रोल क्या है, मतलब जरूरत क्यों पड़ी स्टॉक मार्केट की या स्टॉक्स की इकोनॉमी में, तो रोल आप समझो। सबसे पहला जो रोल मैंने आपको बताया था कल, कि भाई एक बिजनेस जब छोटा होता है, ठीक है, 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुई कंपनी, उसको नए ऑर्डर मिले 1000, फिर उसको 5 लाख की कैपिटल की जरूरत थी उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, फिर उसको और 10,000 मिल गए, तो मान लो ऐसे ही करके अगर 50 करोड़ की जरूरत पड़ी, तो कहाँ जाएगी। तो एक तरीके से वो या तो बैंक के पास जाएंगे या उनके पास पब्लिक के पास जाएंगे। जब भी वो पब्लिक के पास जाते हैं, तो उसका जो रूट है वो केवल स्टॉक मार्केट है। जाके आप डायरेक्टली पब्लिक को अपनी कंपनी का हिस्सेदारी बांट सकते हो। वो आईपीओ के थ्रू होता है, उसको आईपीओ बोलते हैं। लेकिन एक तरीके से आप समझ लो कि कंपनी जब पहली बार अपना शेयर किसी को देती है, तो फिर वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करती है। सो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से कैपिटल को जुटाने की जो बात हो रही है कंपनी की, वो जरूरी है, इसलिए स्टॉक मार्केट की जरूरत पड़ी इकोनॉमी में। दूसरी चीज, अ, जो इंडिविजुअल्स हैं, मान लो आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, क्या मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। क्या मैं एक रिटेल यूनिट बना सकता हूँ बहुत बड़ी अक्रॉस द वर्ल्ड? नहीं। लेकिन अगर मुझको बिजनेस पसंद है, आई आई लाइक दैट बिजनेस, ऑयल एक्सप्लोरेशन का, तो मैं क्या करूंगा, या मैं स्टील का कोई फैक्ट्री लगा सकता हूँ 1 लाख रुपए में? नहीं लगा सकता। या मैं कोई विंड पावर का कोई यूनिट बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो मैं अगर कोई भी बिजनेस मॉडल को, जो मुझे समझ में आता है कि भी ये बिजनेस आगे जाके बढ़ेगा, मान लो जैसे कि आप एआई का बहुत जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भी एआई वाली जो कंपनीज हैं आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा करेंगी, या आईटी की कंपनी ने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा किया, तो आपको आइडिया बहुत पसंद है, लेकिन आप जो है लिमिटेशंस हैं आपकी, लिमिटेशंस इन द मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ कैपेबिलिटी भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भी यार 1 लाख रुपए कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसके साथ में ये 1 लाख रुपए लगा दूं, और वो आगे जाके बढ़ के बहुत अच्छा बिजनेस करे, और इसमें मेरी वेल्थ क्रिएशन करे। तो आप क्या देखोगे, जो भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है उनमें से उस पर्टिकुलर सेक्टर का या बिजनेस मॉडल जो भी आपको पसंद है, सेलेक्ट करोगे और उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट। तो ये एक एवेन्यू देती है आपको इन्वेस्ट करने के लिए अपनी मनी, और ग्रो करने के लिए, सक्सीड करने। तो जैसे मैंने कल आपको टीसीएस बताया था कि भी 2004 में जब लिस्टेड हुआ, तो आप समझ रहे हो आईटी का बूम 2099, 2001 के आसपास आईटी का बूम आया था। आईटी मतलब पहले फिजिकल फॉर्म में सारा ऑफिस चलते थे, लेकिन उसके बाद आपने कंप्यूटर आईटी वगैरह का फाइलें देखनी स्टार्ट करी। तो उस समय नई कंपनी थी, 850 रुपए का एक शेयर था। कंपनी में लोगों ने इन्वेस्ट किया कि भाई टीसीएस जो है आगे जाके एक बहुत बड़ी आईटी की कंपनी बनेगी। तो आपने देखा ही उसको पिछले 10 12 15 17 साल में उसने किस तरीके का ग्रोथ किया है। तो मैं 30 टाइम्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपने 1,000 रुपए लगाए उसके अंदर 30 हो गए, और 1 लाख लगाए होते तो आपके 30 लाख हो। तो इस तरीके से हमें एक एवेन्यू देती है शेयर मार्केट, कि जो आइडिया हमें पसंद है, और अगर हम उस कंपनी को अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके अंदर हमें एक कैपिटल फॉर्मेशन का भी यहाँ पे
एक एवेन्यू मिलता है। एवेन्यू मतलब एक जगह मिलती है जहां हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। दूसरा है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग क्या है? अब जैसे कि मान लो ये बिजनेस स्टार्ट हुई थी, एबीसी लिमिटेड नाम रख लेते हैं इस कंपनी का। तो एबीसी लिमिटेड स्टार्ट हुई थी 1 लाख से और 50 करोड़ पे पहुंच गई। अब जब ये धीरे धीरे बढ़ रही थी, मान लो ये 50 करोड़ की कंपनी होगी, तो इसको बैंक भी लोन दे सकते हैं। आप भी जानते हो बड़ी कंपनी को बैंक भी लोन देते हैं। तो इसके पास दो ऑप्शन है कि भी बैंक के पास चली जाए या पब्लिक के। तो वो बैंक के पास क्यों नहीं जाती है? क्योंकि बैंक एक फिक्स ईएमआई फिक्स कर देगी लोन का, इंटरेस्ट का। लेकिन पब्लिक के पास जाने के लिए उसको क्या है, एक तरीके से शेयर बांट दिए उनको, वो पैसा डिविडेंड की फॉर्म में दे या ना दे, ग्रो करेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उनका भी पैसा बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यूएशन गिरेगी तो उनका भी पैसा गिरेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिस्क शेयरिंग कर रही है कंपनी, अपना रिस्क शेयरिंग कर रही है कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ, कि भाई अगर मेरा बिजनेस चलेगा आगे तो आपका बिजनेस भी आपका पैसा भी बढ़ेगा, अदरवाइज मैं आपको कुछ नहीं देने। तो कंपनी ये कह रही है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं रिलायंस के अंदर, आपने मान लो 2500 रुपए का शेयर आज ले लिया, तो कंपनी ये कह रही है कि भाई मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं करती। आप अगर आज 2500 रुपए का ये शेयर ले रहे हो, कल को मैं ग्रो कर करके धीरे धीरे मैं प्रॉफिट कमाती चली जाती हूँ, और अगले 5 साल में मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, तो जो मार्केट मेरी वैल्यूएशन डिसाइड करेगी, हो सकता है 5,000 का शेयर हो जाए, तो जो 2500 के 5,000 होंगे वो आप मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होंगे। लेकिन अगर कंपनी यहीं पे पैसे लेने चली जाए 2500 रुपए बैंक से, तो बैंक कहेगी 2500 मुझे 10 साल में वापस करने हैं तुम्हें, और विद इंटरेस्ट करने हैं। तो कंपनी को क्या रिस्क है कि भाई कल को मेरा बिजनेस चला या नहीं चला, तो मेरे ऊपर तो सर के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। किस चीज की लाइबिलिटी आ गई? एक तो पैसे वापस करने प्लस इंटरेस्ट जो आएगा उसकी। तो यहाँ पे रिस्क शेयरिंग। तो इसलिए स्टॉक मार्केट जरूरी है किसी भी इकोनॉमी में होना। अगर एक चीज और ध्यान रखो, जिस इकोनॉमी में एक स्टॉक मार्केट वाइब्रेंट नहीं होगी, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? डेवलप्ड कंट्री की स्टॉक मार्केट बहुत वाइब्रेंट होती है। वाइब्रेंट मतलब बहुत ही एक तरीके से वहां पे लिटरेसी होती है लोगों के बीच में। उन्हें नई कंपनी जैसे ही आती है वो एकदम से इन्वेस्ट करते हैं, उनका बहुत फायदा उठाते हैं। तो एप्पल है, ये सारी कंपनीज जो है वहां से ऐसे ही उठती है। तो जो इकोनॉमी में अच्छी स्टॉक मार्केट वाइब्रेंट होगी, वो उसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी, वो डेवलप्ड हो जाएगी एक तरीके से। तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज बताती रहती है मार्केट कि भाई आज आपका मान लो, अभी मैं आपको कल एग्जांपल दिखा रहा था, तो कुछ कंपनी के शेयर 1100 से 500 रुपए पे आ गए। यानी कि पेटीएम जो था 2000 रुपए पे लिस्ट हुआ था, 500 रुपए पे आ गया। तो मार्केट ने क्या बताया कि भाई आपकी जो वैल्यू है ना वो 500 रुपए है। शेयर मार्केट ये बता रही है आपको कि आपकी जो वैल्यू है 500 रुपए है, ना कि आपकी वैल्यू 2500 रुपए। तीसरा और नेक्स्ट जो है ये यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है वैसे वैसे उसके इंडिकेटर एक तरीके से बताती रहती है कि इकोनॉमी कितनी वाइब्रेंट है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट का जो रोल होता है इकोनॉमी में, वो इस तरीके का होता है। अब हमें स्टॉक मार्केट लर्न करेंगे कैसे? हमें ये समझ में आ गया कि भी स्टॉक मार्केट होती क्या है और उसका क्या रोल है। हमने कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी देख लिया। यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारे टर्म्स यूज नहीं किए हैं। अगर आप इसको देखोगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने आपको जो रोल है स्टॉक मार्केट का, रोल ऑफ स्टॉक मार्केट, मैं एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ आपको। 3 रोल बताए मैंने आपको। एक तो इकोनॉमी के लिए क्या रोल है, इकोनॉमी मतलब एज ए कंट्री, कंट्री को क्या फायदा होता है। तो कंट्री तभी डेवलप्ड होगी जब पैसा इंडिविजुअल की पॉकेट से कंपनीज की पॉकेट में आएगा, और वो उसको मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल्स को वापस देंगी, और फिर वो उस तरीके से साइकिल होगा। दूसरी चीज, यहाँ इन्वेस्टर्स जो है उनको क्या फायदा है, तो वो भी मैंने बताया। और तीसरी चीज, यहाँ पे कंपनी को क्या फायदा है। तो हमने 3 पर्सपेक्टिव से एक ही चीज को देख लिया कि रोल ऑफ स्टॉक मार्केट का एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या है। तो स्टॉक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कंट्री वही आगे डेवलप होती चली जाती है। तो अभी आप देख रहे हो हमारा जो
सेंसेक्स है वो 60,000 के आसपास चल रहा है। आप देखोगे जैसे ही ये 1 लाख पहुंचेगा तो हम धीरे धीरे डेवलप की तरफ चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको सीखने के बाद ना इतनी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप 10 लोगों को बताओगे जाके यहाँ से, तो 6 के 60 होंगे, 60 के 600 होंगे, 600 के 6,000 होंगे। हमें यही करना है। तो हम अगर आज ये सीख रहे हैं और आप यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा लगा रहे हो, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर्स हैं आपकी लाइफ के। अगर आपने ये मार्केट को सीख लिया तो आपकी फैमिली में एक लेगेसी बन जाएगी। और उन 5% लोगों में से आ जाओगे जो लोग जानते हैं कि पैसा कमाने के बाद उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो दोस्तों, हम लोग 20-25 साल लगाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री डिप्लोमा करते हैं, किस लिए? कि जॉब मिल जाए। कोई जॉब मिल गई, मान लो 50,000 1 लाख रुपए की जॉब मिल गई, 20,000 की जॉब मिल गई। उसके बाद का हमें क्या होता है पता नहीं होता कि भाई इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। मान लो आप 10,000 रुपए महीने के शेव कर रहे हो, तो क्या होगा? 10,000 रुपए आपके 10,000 रुपए आपके क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा आप जाके एफडी के अंदर लगा दोगे, या आप कोई छोटा मोटा कमेटी वगैरह ले लोगे, तो उनके अंदर तो कुछ होना नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ आ गई और आप जान गए कि भी स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या, तो फिर आप क्या है, उस 10,000 के एक अच्छा शेयर खरीदोगे, लाइक टीसीएस शेयर खरीदोगे, जैसा कि 2004 में किसी ने खरीदा होगा, या 2020 में आपने अडानी एंटरप्राइज खरीदा होगा। तो इस तरीके के शेयर्स उठाओगे। और नॉलेज कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप इसको मेहनत कर लोगे ना 3 घंटे वीकेंड पे, और कुछ 30-30 मिनट्स डेली बेसिस पे समझ लोगे, जानना स्टार्ट कर दोगे, तो खुद ही आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और एक अच्छे पकड़ आपको समझ में आ जाएगी कि भाई स्टॉक मार्केट कैसे चलती है। तो अब आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, यहाँ मेरा पर्पज इसको समझाने का ये था कि भाई एटीट्यूड क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले। तो देखो जनरली क्या होता है, अभी आप देख रहे हो ग्रुप के अंदर करीब करीब 28 पर्सन है। आई नो मोस्ट ऑफ देम, अपना जो ग्रुप है। बट उनके पास 5 बजे टाइम नहीं है। संडे के दिन 5 बजे उनके पास टाइम नहीं है मार्केट सीखने का। लेकिन अगर आप उनसे आज पूछोगे कि क्या आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाओगे, तो ये कहेंगे आपसे कि भाई ये दुगने कब हो। दिस इज द एटीट्यूड। सो अगर इस एटीट्यूड से मार्केट के अंदर आ रहे हो, तो आप भूल जाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं भी इसी एटीट्यूड से आया था। इस एटीट्यूड से मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये 1 लाख के जीरो हो जाएंगे। और ये मेरा चैलेंज है, किसी के नहीं हुए आज तक डबल। ये जीरो होने ही है, कोई भी तरीका निकाल लो। क्योंकि आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हो? स्पेकुलेशन, सट्टा बाजारी करने आ रहे हो। ये उन लोगों में से हैं जिनको गाड़ी तो चलानी है रोड पे, लेकिन ड्राइविंग नहीं आती। ठीक है, तो गाड़ी लेके निकलेंगे, क्या होगा? एक्सीडेंट होना ही है। अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, आपको पता नहीं है गियर कैसे लगते हैं, आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, तो आप क्या करोगे? स्पेकुलेशन ही कर रहे हो अपनी जान के ऊपर। आप रिस्क ले रहे हो 100%। तो यहाँ पे क्या रिस्क ले रहे हो? आप अपनी कैपिटल पे रिस्क ले रहे हो। तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि भाई मैं पॉजिटिवली मार्केट को सीखने की कोशिश करूंगा, पॉजिटिवली मार्केट को पहले समझूंगा। जैसे मैंने आपको बेसिक चीज बताई, आज के बाद आपको स्टॉक मार्केट का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया या मीनिंग जो बताया या उसका जो तरीका बताया कि कैसे ऑपरेशनलाइज होती है वो मार्केट, ऑपरेशन कैसे चलता है उसका, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यू शुड नो दैट बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। क्यों? क्योंकि कल को जो आपके सामने सिचुएशन डेवलप होंगी, उसमें बड़ा वो एक तरीके से आपका साथ देगी कि भाई ये नॉलेज मुझे पता है कि डीमैट अकाउंट में ये ग्लिच आया तो ये किस वजह से आया होगा, एनएससी की वेबसाइट पे आया होगा, या एनएससी पे कैसे होता है। या आप किसी को बताओगे कहीं जाके, कहीं
पूछेगा कोई तो आप पता रहेगा कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। सो आपको जो एटीट्यूड रखना है वो सिंपल है। ये मोस्ट टफेस्ट कोर्स है, ध्यान रखना। अगर आज तक आपने कोई भी आईएएस भी छोड़ दो, आप इसके सामने आईएएस फेल है। आईएएस में एक वे है, क्योंकि देखो किसी भी चीज के लिए कॉम्पिटेंट होने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप कॉम्पिटेंट कैसे बनोगे किसी भी चीज में? कॉम्पिटेंट मतलब, अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप ये काम कर सकते हो, तो आप कॉम्पिटेंट हो उस काम करने के लिए। यानी कि आप गाड़ी चला सकते हो तो आप कॉम्पिटेंट ड्राइवर हो। तो उसके लिए क्या लिया होगा आपने? नॉलेज। नॉलेज ही ली होगी। फिर उसके बाद आपने स्किल सेट डेवलप करा होगा। स्किल सेट मतलब ड्राइविंग टेस्ट किया होगा। देन आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको चलाते हो गाड़ी। तो एक अच्छा ड्राइवर और एक खराब ड्राइवर बिहेवियर पे डिपेंड करता है। नॉलेज उसको भी है, स्किल उसको भी है। नॉलेज उसको मतलब नॉर्मल गियर क्या होते हैं, इंजन क्या होता है, कार कैसे चलती है, एक्सीलरेशन कैसे दबाते हैं। स्किल सेट उसने सिंपल क्या किया? प्रैक्टिस की। रोड के ऊपर प्रैक्टिस की अपने फ्रेंड्स के साथ। और देन बिहेवियर क्या है? बिहेवियर है कि वो उसको कितना तेज चला रहा है, रफ ड्राइविंग कर रहा है, या अ, किस सिचुएशन में वो खड़ा है चलाते समय, किसी को गाली दे रहा है या शराब पी के चला रहा है, तो वो बिहेवियर। तो तभी आप कॉम्पिटेंट बनोगे मार्केट के अंदर, जब आप उसकी नॉलेज ले लोगे जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्किल सेट खुद से डेवलप होगा, जो आपको मैं बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस से स्किल सेट डेवलप होता है। तो वो एक है। और तीसरी चीज बिहेवियर। बिहेवियर धीरे धीरे, जो आपकी प्रैक्टिस आएगी, और जो आपका नॉर्मल इंडिविजुअल बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है। तो मैंने इसके लिए आपको कल टेस्ट बोला था, वैन थार्प। वैन थार्प एक यूएस के कोचिंग सेंटर के मालिक हैं। बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट उन्होंने चलाया, करीब 30-40 साल से चला रहे हैं। तो वैन थार्प एक बहुत पुराने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं। आई आई कैन से दैट ही इज ए लेजेंड। सो वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक फ्री बिहेवियर टेस्ट आपका डेवलप करके दिया, तो वहां से आप उस टेस्ट को जरूर लो। वो टेस्ट जब करोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे सीखना है, मतलब मार्केट को कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो बिहेवियर धीरे धीरे क्या है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा, बिहेवियर को कैसे डेवलप करना है। क्योंकि बिहेवियर अगर नहीं होगा तो ये दोनों चीजें फेल है। आप भी जानते हो किसी भी एरिया में, चाहे आप कोई स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आपकी नॉलेज स्किल प्लस बिहेवियर नहीं है तीनों मिला के, तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब और टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। So you have to be a competent person, and it is my duty to make you a competent person. So, and it is your duty to become a competent before entering into the stock market. So you should have the knowledge, then skill set, then behavior. All three ingredients should be inculcated in your body. I would say in your mind also. So आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कॉम्पिटेंट, देखो ये मैं पर्सनल लाइफ के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपको अगर कॉम्पिटेंट होना है किसी भी एरिया में, मान लो आपको कोई बुक पढ़नी है मैथ की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्किल, और उसका आप कैसे पढ़ते हो और उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करते हो, दैट इज ऑल अबाउट बिहेवियर। तो हम लोग चलते हैं कि भी अब तो हमने ये समझ लिया। अब देखो मैं रिवाइज ज्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक क्लियर आपके साथ डेवलप होना चाहिए। स्टॉक मार्केट आपने समझ लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ ली कि भाई क्या रोल है उसका स्टॉक मार्केट का इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमी। वाई यूएसए इज फार अहेड ऑफ अस, यू नो, फार अहेड ऑफ चाइना, फार अहेड ऑफ every country across the world, and we are far behind of USA. Reason? Because we could not develop our stock market, we could not develop our financial literacy, and nobody is focusing on that particular area. In our country, that is a basic problem. We don't have financial literacy. We should have it. So उसका आप हिस्सा बन रहे हो इस तरीके के पॉजिटिव बिहेवियर से। मार्केट के अंदर एंटर हो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। सो यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि भाई हमें सीखना क्या है।
हाँ। अब देखो, हमारा पर्पस क्या है, स्टॉक मार्केट की लर्निंग करने का पर्पस क्या है। अगर बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए तो मेरा पर्पस है कि मगर मेरे पास 1 लाख है, ठीक है, इसका मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, इसको मुझे 5 लाख बनाना है, यही पर्पस है सबका। तो 1 लाख के 5 लाख करने सबको, सबको करने हैं, मुझे भी करने हैं, आपको भी करने हैं, जितने लोग हैं ग्रुप के अंदर उन्हें भी करने हैं। ये हमारा पर्पस है। अब हम करेंगे कैसे, अच्छी कंपनी में। अगर सबसे पहला काम क्या रहेगा कि भाई आपको एक गुड कंपनी मिल जाए जिसके शेयर में आप इन्वेस्ट कर लें, या उसके शेयर के अंदर आप ट्रेडिंग कर लें। तो सबसे पहले गुड कंपनी आएगी कैसे, गुड और बैड कंपनी होती क्या है आपके लिए, तो ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा। सिंपल। भाई अगर कोई क्वेरी आ रही हो ना इस तरीके की तो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। गुड और बैड कंपनी, गुड और बैड कंपनी मतलब कि भाई ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये प्रॉफिट कमा के देगी या नहीं देगी। अगर आपसे मैं पूछूं सिंपल कि भाई अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप, दोनों में आप ये बता दीजिए अच्छी कंपनी कौन सी है और खराब कंपनी। अगर मैं सिंपल, आप कुछ नहीं जानते, आज आप जानते, सिंपल सा क्या है, अडानी और टाटा में खराब और अच्छी कंपनी कौन सी है। मेरे से बोलोगे अगर कंपैरिजन करेंगे तो टाटा अच्छी है और अडानी खराब है। क्यों? क्योंकि जो इसका मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है और बहुत उसकी लेगेसी है एक। और जो इसका जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, जो इसके शेयर होल्डर्स है मेजोरिटी के, उनका आपको पता ही है कि पिछले 1 साल में उनके खिलाफ किस तरीके की एलिगेशंस आई हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिसका मैनेजमेंट अगर अच्छा है, मैनेजमेंट अगर गुड है, ऑनेस्ट है, उसकी लेगेसी है, उसकी इंटीग्रिटी है मार्केट में, तो वो कंपनी अच्छी है। तो हम गुड और बैड कंपनी के पैरामीटर्स को ढूंढते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसमें से गुड कंपनी के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, एक तो हो गया हमारा मैनेजमेंट हो गया, दूसरा मॉडल, बिजनेस का मॉडल। अब आप टाटा मोटर्स को खरीदोगे या टाटा स्टील को खरीदोगे, एक कंपनी के अंदर ही मान लो आपने ये सेलेक्ट कर लिया टाटा, और टाटा टाटा ग्रुप में टाटा स्टील को खरीदोगे, टाटा पावर को खरीदोगे या टाटा मोटर को खरीदोगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो मान लो इसकी 3 कंपनी है, टाटा मोटर और टाटा पावर और टाटा स्टील। तो इन तीनों में से आप कौन सी खरीदोगे। एक तो पर एक तरीका तो ये हो सकता है कि मान लो आपको लगता है कि भी ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर जो है पायनीर है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो टाटा मोटर बहुत चलेगा। दूसरा आप कह सकते हो टाटा पावर सनरूफ, जो हमारा सोलर एनर्जी है उसमें बहुत आगे निकल के आ रहा है और बहुत ज्यादा मार्केटिंग चल रही है, तो सबकी रूफ्स पे कुछ दिन बाद टाटा पावर के ही सोलर पैनल्स लगे होंगे, तो टाटा पावर बढ़ेगा। आप कह सकते हो तीसरी चीज कि भाई इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में स्टील, लोहे का बहुत बड़ा काम, आयरन का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो टाटा स्टील लगा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के थिंकिंग प्रोसेस के साथ जा रहे हैं। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है यहाँ पे कि भाई कौन सी कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, ठीक है, या कौन सी कंपनी ने पिछले 5 साल में अच्छा प्रॉफिट कमाया और आगे क्या प्रॉफिट। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। हम क्या कर रहे थे अभी तक, मैंने आपके सामने जो किया है वो क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप किसी घर में किसी भी ब्रदर की या सिस्टर की शादी के लिए आप जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो कि भाई फैमिली कैसी है उसकी। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि भाई मैनेजमेंट कैसा है,
दूसरा कमाता कितना है, तीसरा किस सेक्टर में जॉब करता है। तो ये तीन चार चीजें मैंने देखी। तो आपको अगर मान लो आपकी सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको लड़का भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो यू विल नॉट गो टू सीए प्रोफेशनल और एमबीए प्रोफेशनल और मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो उसमें आपको केवल आईटी सेक्टर में ही जाना है। तो ये कंपेटेबिलिटी है आपकी। उस तरीके से ही आपको कंपनी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक तरीके से मैरिज करते हो या किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हो, तो आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखने वाली हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस, तो फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना है हमें कि भी कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी खराब है। तो ये तो हम कहाँ से सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि दो एरिया हैं हमारे लिए सीखने के। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हम क्या पता कर सकते हैं, गुड कंपनी, बैड कंपनी। तो गुड और बैड पता लगेगा हमारा फंडामेंटल से। और टेक्निकल से क्या पता लगेगा, टेक्निकल से लगेगा डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। अब आपको ये पता चल गया कि भाई जो टाटा स्टील है वो अच्छी कंपनी है, या टाटा मोटर है वो अच्छी कंपनी है, या और भी कोई रिलायंस है वो भी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन क्या मुझे कहीं भी खरीद लेनी चाहिए, किसी भी प्राइस पे खरीद लेनी चाहिए? नहीं, किसी भी प्राइस पे नहीं खरीद सकते। कब खरीदनी है ये आपको पता चलेगा यहां से, व्हेन एंड हाउ मच। कब खरीदनी है ये आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम शादी वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आपने बेसिक बैकग्राउंड निकाल ली फैमिली की, आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता कर लिया कि भाई इसकी फैमिली इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से है और ये लड़का ये जॉब कर रहा है और ये कर रहा है। क्या आप उस लड़के से या लड़की से शादी करने चले जाओगे? भाई टेक्निकली तो नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उससे बात करने की कोशिश करोगे। क्या समझने की कोशिश कर रहे हो, बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है एक तरीके से आपको बिहेवियर बताता है उस कंपनी के प्राइस के बारे में कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे क्या है, बिहेवियर पता चल रहा है, उस कंपनी के प्राइस का बिहेवियर, कब खरीदना है। तो जब आप दोनों को कर लेते हो कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम पता करेंगे कि भी फंडामेंटल का तो आपको बेसिक पता चल गया कि भी क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। वो भी हम डिटेल में कैंसलिंग जो मैंने कल बताया था आपको उससे हम पता कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि अब इस कंपनी की डिमांड आ रही है, अब इस कंपनी की सप्लाई आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ वेबसाइट पे, तो थोड़ा सा और क्लियर आएगा आपको। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, और टेक्निकल हम पहले करेंगे, फंडामेंटल उसके साथ साथ एक एक क्लास करते रहेंगे। बार बार क्या हो रहा है, मैंने आपको कल बहुत सारे चार्ट दिखाए थे। जैसे मान लो मेजरडॉक का दिखा। ये मेजागांव डॉक शिप बिल्ड लिमिटेड है, गवर्नमेंट की कंपनी। और आपके सामने जो यहाँ पे ये प्राइस का, यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुई, मान लो 280 रुपए से चलना स्टार्ट हुई और कहाँ गई, 920 रुपए तक। इसमें तो सबको क्लियर है, 920 रुपए तक चली गई। तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे क्या बताएगा, मान लो ये अच्छी कंपनी है, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बोल दिया कि भी ये अच्छी कंपनी है,
तो टेक्निकल एनालिसिस का रोल तब आता है जब पहले आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये कंपनी अच्छी है या खराब है। तो हम ये इस समय ये नहीं देख रहे कि ये कंपनी खराब है या अच्छी है, ना ही हमें टेक्निकल एनालिसिस कभी बताएगा। टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताएगा कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस पे कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है। जैसे मान लो आप पोटैटो को देखते हो, कभी 10 रुपए किलो बिकता है, कभी 20 रुपए किलो। तो वो किस वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से, कि भाई इस समय डिमांड एंड सप्लाई की जिस हिसाब से चल रही है। मान लो जैसे शादियों का मौसम है, मैरिज का मौसम है, तो उस समय जो है सब्जियों के रेट ज्यादा हो जाएंगे, कंज्यूमर्स जो आइटम है कंज्यूमेबल्स उनके रेट ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उस समय उनकी, क्यों, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई तो बिल्कुल लिमिटेड ही रहती है। ऐसा नहीं कि आप आज इस महीने में सप्लाई एकदम से बढ़ा लेगा किसान, अगले महीने जो जो उसने इस समय प्रोड्यूस कर दिया वो पूरे साल चलेगा। तो जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से उसके रेट इंक्रीज होते रहते हैं, और वो और अदर फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि शेयर 920 रुपए गया, तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये बताएगा कि क्या मुझे ये 920 पे खरीदना चाहिए या सेल करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस बता दे। या मैं इसको कहाँ खरीदूंगा। तो मान लो जैसे यहां से नीचे आया तो ये कहाँ आया, करीब करीब 600 रुपए पे। तो क्या मुझे 600 रुपए पे खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो जब 600 पे आया तो फिर ये आपको 838 रुपए पे पहुंच गया। तो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस का पता कर लेता हूँ सिंपल सा, तो मुझे कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है ये मुझे टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाता है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। मैं आप सिंपल, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि रिलायंस तो भाई अच्छी कंपनी है। ऐसा तो है ही नहीं, इंडिया की नंबर वन कंपनी है, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। चार्ट तो सबको दिख रहा है ना अच्छे से। एक बार चैट चैट पे बता दो, चार्ट नजर आ रहा है ये। ओके। ये ये रिलायंस की कहानी है। कब से, ये रिलायंस आप देख रहे हो, ये अक्टूबर आ रहा नीचे यहाँ पे, और अक्टूबर 2022। तो मैं इसे कह सकता हूँ अक्टूबर 2022 यहाँ पे। अक्टूबर 2022 में ये शेयर कितने रुपए पे था, इसके सामने लेके आए तो 2750। अक्टूबर 2022। आज क्या है, 4 जून 2023। अगर आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं रखते और आपने केवल फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ लिया कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है और अगले 10 साल में तो ये इंडिया की नंबर वन कंपनी है ही और भी डबल हो जाएगी, क्योंकि हर एरिया में है, रिटेल सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन, इवन अब तो कंज्यूमेबल्स में भी है। हर हर एरिया में वो अपना ट्राई कर रहे हैं। तो क्या होता, क्या आपको आज अक्टूबर 2022 में आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, और आज आप जो है उसका जो रेट चल रहा है वो 2450 चल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 2450 रुपये रेट है इसका, 55। तो कितने रुपए गवा दिया आपने एक शेयर पे। भाई आपके पास 40 शेयर आए होंगे, एक शेयर पे आपने गवा दिए 300 रुपए। तो आप लगा लो कितने हो गए, 12 हजार रुपए का नुकसान में बैठे हो आज आप। कंपनी अच्छी है, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया बढ़िया कंपनी में फंडामेंटल के साथ। तो अब अगर आपने 2750 रुपये में अक्टूबर में खरीदी और आज आप बैठे हो, तो अपने अपने जब आप स्टॉक्स को देखते होगे, आप जो भी आप डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको 12 हजार रुपए का लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ नुकसान आ रहा है। तो एक तरीके से आपको 300 रुपये पर शेयर का नुकसान है।
लेकिन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज थी, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ टेक्निकल एनालिसिस ने बताया कि भी एग्जिट हो जाओ, ये खरीदने की जगह नहीं है। खरीदने की जगह है ये। अगर एक बंदा यहाँ बेच रहा है, यहाँ मान लो यहाँ खरीदा उसने, कितने रुपए पे खरीदा? 2200 पे। वो बेचा कहाँ? यहाँ 2800 पे बेचा। 600 रुपए का प्रॉफिट अपने पॉकेट में रख लिया। फिर यहाँ से बेच दिया, वेट किया, फिर यहाँ पे खरीद लिया। मान लो यहाँ कितने पे खरीदा? 2350 पे। बेचा कितने पे? 2750। 400 रुपए का प्रॉफिट। फिर तीसरी बार यहाँ पे आया, 2200 पे खरीद लिया, और यहाँ फिर 2500 पे बेच दिया। 300 रुपए का प्रॉफिट। 600, 300 और 300, कितने रुपए हो गए? 1200 रुपए पर शेयर। ये कितने प्रॉफिट में होता? ये होता आपका 40 शेयर भी मान लो, अगर 1200 इंटू, तो कितने हो गए? 48,000 लगभग। हु इज मोर इंटेलिजेंट, मिस्टर ए या मिस्टर बी? तो ये मिस्टर बी है, और मिस्टर ए, वो मिस्टर ए थे जिन्होंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। टेक्निकल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है। कंपनी सेम है। ऐसा ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ, और अगर आपको लग रहा हो कि भी ये एक ऐसा ही एग्जांपल है, यहाँ पे हम चलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम टीसीएस का ही ले लेते हैं। जो टीसीएस है उसने क्या कमाया, कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप टीसीएस में कितना पैसा ज्यादा कमा सकते थे एक नॉर्मल आदमी से, अगर आपको नॉलेज है तो। ये है। ये कहाँ है? अगर मान लो ये जगह है, इस जगह, ये कहाँ पे है? सेम अक्टूबर 2022। कितने रुपए का शेयर था? 4000। आज कितने का है? 3300। हु लॉस्ट द मनी? मिस्टर ए, 700 पर शेयर। लेकिन मिस्टर बी, हु नोज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, उसने यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, प्रॉफिट 600 रुपए पर शेयर। ही बॉट ईयर, फिर बेचा, प्रॉफिट 300 रुपए पर शेयर। ही बॉट ईयर, फिर बेचा, प्रॉफिट 200 रुपए पर शेयर। ही बॉट ईयर, फिर बेचा, प्रॉफिट 400 रुपए पर शेयर। और अगर इसमें फिर यहां से खरीदा, फिर 100 रुपए पर शेयर, 150 रुपए। तो हम अगर ये मान लो आप टॉप और बॉटम भी नहीं पकड़ पाते, तो आप अगर 600 वाले में 400 कमा लेते, और जो कमा लोगे, मैं अगर आपने टेक्निकल सीख लिया, चैलेंज है मेरा कि आप कमा लोगे। 200 वाले में 150 कमा लेते, 400 वाले में 250 कमा लेते, 150 छोड़ दो, 150 वाले में 75 कमा लेते। प्रॉफिट ले लीजिए आप, 650, 800, 875 रुपए पर शेयर प्रॉफिट। सेम स्टॉक, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज का। टेक्निकल एनालिसिस अगर उसे आता, तो वो यहाँ पे नुकसान के बजाय प्रॉफिट में होता 875 रुपए पर शेयर। और एग्जाम्पल ले लेते, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। इसको पहले यहां से क्लियर कर दो। यहाँ पे टाटा पावर ले लेते हैं। कंपनी अच्छी है, सोलर पावर बना रही है, आप भी कुछ है, मॉडल भी सही है। क्या यहाँ खरीदते? 300 रुपए पे 150 रुपए, आधे पैसे हो जाते हैं आपके, 180, 120 रुपए पर शेयर नुकसान। क्या इसे मुझे खरीदना चाहिए? ये कैसे पता चलेगा? नहीं चल सकता पता। क्या कभी भी आके आप मार्केट में, ऐसा नहीं है कि या एक कंपनी को आपने सेलेक्ट कर लिया और कभी भी खरीद लिया, नहीं।
जो लोग ग्रुप में हैं उनको पता है कि कब हम खरीदते हैं, कब हम बेचते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय आके आप खरीदने का मौसम है, आपको पता रहेगा कि किस टाइम पे कितना खरीदना है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको टेक्निकल एनालिसिस का कितना बड़ा रोल है। तो यहाँ पे मैं आपको रोल ही बता देता हूँ। 80%। अगर आप दोनों एरिया की बात करते हो तो फंडामेंटल इज ओनली 20 और 80% आप टेक्निकल, अगर आप ट्रेडर हो। हाँ, एनालिसिस तो कर लेंगे टाटा मोटर का। बट आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो आप वो भी मैं कर दूंगा एनालिसिस, कोई बात नहीं। टाटा मोटर तो रखो आप अपने पास, वैसे कोई इशू नहीं। नया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ तो इसको बार बार दिक्कत आ रही है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का रोल है अगर हम दोनों की बात करें। लेकिन अगर मैं आपसे तीन चीजें बताऊंगा यहाँ पे लर्निंग के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि नॉलेज, तो अगर आप फंडामेंटल की बात करें प्लस टेक्निकल की बात करें प्लस अपने बिहेवियर की बात करें मार्केट में, तो दिस इज 90% और दिस इज 7%, दिस इज 3%। अगर आप ऐसे करोगे, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर बिहेवियर, कि आप किस तरीके से मार्केट को लेके चल रहे हो। अगर आप इसको प्योर बिजनेस लेके चलोगे, देखो बिजनेस में क्या है कि आप कोई एक तरीके से आपने कोई रिटेल की शॉप खोली, ठीक है, जनरल स्टोर खोला। जनरल स्टोर खोला आपने, 5 लाख रुपए लगाए। आपको क्या पता है कि पहले दिन ही उसमें ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे। 5 लाख रुपए का सामान लाए, 1 लाख 20,000 रुपए किराए की दुकान ली पर मंथ, उसकी सिक्योरिटी दी। और आप क्या करोगे, कम से कम 6 महीने का टाइम दोगे उसे, कि यार 6 महीने का टाइम देता हूँ, देखता हूँ अगर इस एरिया में दुकान चली तो ठीक है, अदरवाइज तो इस सामान को मैं किसी को वापस कर दूंगा। या होगा क्या भाई साहब, आपका एक भी मान लो ग्राहक नहीं आया, तो इसमें से जो 5 लाख का जो सामान है, उसमें से 1 लाख का सामान तो डेफिनेटली खराब हो जाएगा। तो ये है क्या, आप इसको रिस्क लेके चल रहे हो कि भी 1 लाख रुपए का नुकसान मैं मान के चलता हूँ कि इस वाली बिजनेस में मुझे हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट आपको बड़ा अच्छा दिख रहा है कि भाई अगर चल गया तो ये 5 लाख के 50 लाख भी हो जाएंगे और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी इसका, और मेरा एक बिजनेस स्टार्ट। तो लाइकवाइज स्टॉक मार्केट इज दिस। तो हम लोग इसी तरीके से सोच के अगर आगे बढ़ेंगे तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे, या कोई भी सक्सेस हो पाता है, अदरवाइज सक्सेस नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट। अभी आप क्या देख रहे हो, मैं आपको स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड देता हूं, आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान है। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग आई हैव एवर डन। मोस्ट टफेस्ट, कि किसी चीज को यहां बताना और यहां बेचना, ये टफेस्ट जॉब है किसी के लिए। मैं कहता हूँ 18,600 का कोल पुट खरीदना है, तो मैं आपको 90 रुपए पे बता रहा हूँ कि भी यहाँ खरीद लो और 108 पैसे बेच दो जब वो जाता है। तो ये क्या, आप क्या सोच रहे हो कि लाख ऑफ करोड़, लाख ऑफ करोड़ बता रहा हूँ कि इतने पैसे लगते हैं मार्केट के अंदर डेली, और मैं और आप उसका एक तिनका है। तिनका मतलब एक तुच्छ पार्ट, 0.0001% of that particular money which is being circulated on daily basis, which is being transacted on daily basis in stock market. So try to understand this thing, brother. Behavior is more important than anything. If you think that you can earn lots of money from stock market on daily basis, you are wrong, and you will be wrong in future, because it is not easy। ठीक है, आप शेर के मुंह के अंदर से मांस छीन रहे हो।
मांस का टुकड़ा छीन रहे हो आप, समझ रहे हो, शेर के मुंह के अंदर से। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। बिकॉज आप समझिए 100 करोड़ रुपए हैं आपके पास, यू कैन create market, you can create market, and I have only 1 lakh rupees, so I would be follower of market। तो पीपल क्या करते हैं जनरली, जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं। जस्ट फॉलो इट। अब फॉलो कब करोगे, जब चार्ट देख के पढ़ोगे। जस्ट फॉलो द मार्केट। तो ये बिहेवियर के साथ रहना हमें, कि फॉलो करें ना कि हम क्रिएटर बने। वी डोंट नीड टू बी ए क्रिएटर ऑफ मार्केट, वी कांट बी। Yes, if you have hundreds of crore, then you can create the market. You can finish particular share, or you can uplift the share। आप यहाँ पे अगर 215 रुपए पे 50 करोड़ का माल उठा लोगे टाटा कैप पावर का, तो क्या ये यहाँ नहीं आ जाएगा 300 रुपए पे? ये क्या हुआ है, ये जो एक ही दिन में इतना बढ़ा है, कहाँ है? किसी ने भी 10 करोड़ का माल उठा लिया। तो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, उसके अंदर सबसे बड़ी इशू ये होता है कि वो ईगो लेके बैठ जाता है मार्केट की। ये मैं बिहेवियर की बातें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने अब आपको फंडामेंटल बता दिया सबसे पहले। तो बिल्कुल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, कि स्टॉक मार्केट को कैसे समझना है। अभी ये ऐसा मत सोचो कि हम आज ही सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं। यू कांट। यू हैव टू गिव इट एटलीस्ट 6 months to learn the basics. I am telling about basics only. Here winner knows everything। कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं चीजों को, तो वो कैसे उसको बिहेवियर क्या रोल अदा करता है। तो मैं बिहेवियर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी कैसे आपको करना है। अब यहाँ पे भाई ने बोला है कि टाटा मोटर्स का कर देते हैं। अच्छा, जो लोग अभी ग्रुप में नहीं है, वैसे हमने इस शेयर को करीब करीब 400, 435 या 30 के आसपास बताया था खरीदने के लिए। आज 530 पे है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, लगभग 2 महीने हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए उसमें। तो होता क्या है, तो दोस्त, इसका एनालिसिस सिंपल है। ठीक है, ये शेयर यहां से ऊपर आया, यहाँ रुक गया। अगर आप देख रहे हो, एक थोड़ा सा मैं आपको, अच्छी बात भी है कि समझ में आ जाएगा। हमें करना क्या होता है, हमें उसकी एक तरीके से बैकग्राउंड देखना। अब किसी फ्रेंड का आप अ, जो आपका क्लास फेलो था स्कूल के अंदर, और वो आज आपको मिल जाए, तो आप उसको बता दोगे कि इसका बिहेवियर क्या है? नहीं बता सकते? बता सकते। सबसे ज्यादा आप जानते हो उस बंदे को, जो बंदा आपके साथ सिक्स या फर्स्ट क्लास से या सिक्स क्लास से 12th तक पढ़ा। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। कहाँ पे वो क्राई करता है, कहाँ पे वो खुश होता है, किस किस तरीके से वो रिएक्ट करता है किसी पर्टिकुलर चीज पे। यही है। लेकिन अगर मान लो 12th के बाद आपके साथ एक कोई बंदा ग्रेजुएशन में रहा, और ही वॉज ओनली फॉर 3 years, यू कैन टेल, बट नॉट मोर देन दैट द अर्लियर पर्सन, जो आपके साथ करीब 6 साल या 10 साल, जब वो बड़ा हो रहा था। यू नो ईच एंड एवरी। और एक प्रोफेशनल फ्रेंड है, मान लो आप कॉलेज के बाद जॉब करने गए, तो वहां पे क्या आएगा कि हो सकता है आप उसे 1 महीने से जानते हो, या 1 साल से भी जानते हो, 2 साल से भी जानते हो, लेकिन आप उसको रोज नहीं, उन सिचुएशंस में नहीं आपने देखा। क्योंकि जो चीज आपको बचपन वाला फ्रेंड, जो आपका क्लास फेल होता है स्कूल के अंदर, वो शेयर कर सकता था उस समय, क्योंकि वहां पे बिल्कुल ईमानदारी थी हर चीज में। यहाँ फेक है। तो वही चीज यहाँ पे है स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल नेचुरल अप्लाई करना है आप। जितना जाके इसे पीछे से देखोगे, मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, जितना आप इसको पीछे से देखोगे, मान लो जैसे मैं इसको पीछे से देखना चाहूँ यहाँ से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब मैं इसका यहाँ से गया, मान लो ये 2009 में 34 रुपए का शेयर, मैंने एनालाइज किया, शेयर ऊपर गया, ये करीब 280, फिर ये 138 रुपए पे आ गया।
फिर शेयर गया ऊपर 601 रुपए, 2015। फिर ये नीचे आ गया और यहाँ 290 रुपए पे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ये रुका। लेकिन उसके बाद जगुआर इन्होंने खरीदी। ये सिचुएशन है, आप समझोगे, जगुआर इन्होंने खरीदी थी। तो उसके बाद इसका ना जगुआर ने काफी ब्रांड जो है उसको, यूके वाला, उसमें नुकसान हुआ। फिर कोविड में तो बिल्कुल ही शेयर डूब गया, 60 रुपए पे। यू नो, यही एक अच्छे मैनेजमेंट की और एक खराब मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती, मतलब एक तरीके से अगर अच्छे मैनेजमेंट की बात करें तो ये क्वालिटी है, और खराब मैनेजमेंट कभी उठ नहीं पाता। 60 रुपए पे उस कंपनी का शेयर पहुंच गया जो इंडिया की आज नंबर वन कार मोटर कंपनी है। पैसेंजर कार हो या आज हम कहें जो प्राइवेट कार्स हैं उनको पैसे, वो उनमें नंबर वन है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का पायनियर है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में नंबर वन है इंडिया का। कैन यू इमेजिन दैट कि 60 रुपए पे वो शेयर बिक सकता। सो यहाँ पे आप जाना, राकेश झुनझुनवाला ने बोला भी था कि वो शेयर, राकेश झुनझुनवाला जो चले गए अब, तो इंडिया के नंबर वन जिन्होंने मार्केट से 5,000 करोड़ कमाए। तो आप देख लो, लिमिट तो है नहीं। और लाख रुपए से या 5 लाख 10 लाख से आए होंगे वो स्टॉक मार्केट में, लगभग इसी रेट में। और वहां से 5,000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करना, इससे बिग थिंग। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको देखना होता है, देखो यहाँ नहीं खरीद सकते आप। मैं भी यही कहूंगा कि यहाँ नहीं खरीद सकते आप एकदम से कि भाई 60 रुपए पे खरीद लो ना। आपको 60 रुपए पे देखना क्या है टेक्निकल एनालिसिस में, कि भाई 60 रुपए पे क्या डिमांड आ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जब गिर रहा था तो यहाँ पे नीचे बार्स नहीं है, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे प्लेयर को खत्म कर रहे थे। लेकिन आपने एक सडनली, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, सडनली यहाँ पे नीचे जो देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बार आई। तो ये क्या है, ये है आपका पैसा। पैसा आना स्टार्ट हुआ इसके अंदर। किसी ने 50 करोड़ का खरीदा, किसी ने 100 करोड़ का खरीदा, यहाँ पे खरीदना स्टार्ट करा 60 से 100 के बीच में। और फिर ये देख रहे हो आप, ये देखो आप, यहाँ पे ये 3 बार। तो यहाँ पे किसी ने 180 रुपए पे कितना खरीदा, और ज्यादा खरीदा। और उसके बाद भी शेयर ने कभी देखा नीचे मुड़ के, नहीं। तो जो चीजें यहाँ पे खरीदा किसी ने 180 रुपए पे, उसके बाद कहाँ गया शेयर, 535, और अपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास चला गया। लाइफ टाइम हाई कहाँ था, 2015। और ये वो जीता जाता एग्जाम्पल है, जिसने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, वो आज भी 2015 से इसमें कमा नहीं पाया 1 रुपया भी। अगर आपको समझ में आ रही हो तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना है, कि अगर जो बंदा इसको 2015 से लेके बैठा हुआ है, वो आज भी इसमें नुकसान में है, क्योंकि 600 रुपए का था उस समय ये, यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे भी अब 2021 में 600 रुपए पहुंचा है, 532। और अब जो ये क्रॉस कर रहा है, तो अभी क्या है कि हमें कहीं भी चार्ट पे, चार्ट की बात करें तो इसने यहाँ पे एक बड़ा, इस जगह एक बहुत बड़ी सिचुएशन 480 के आसपास, बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन कर रहा था करीब करीब, अगर आप बात करें तो फरवरी 2022 से और मई 2023, करीब करीब आपके 15 मंथ होते हैं। 15 मंथ में शेयर ने कुछ नहीं कमा के दिया, 480 से 400 380 के बीच में पेंडुलम, तो झूला बन रहा था एक तरीके से। और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है, अभी 2-3 वीक पहले, करीब 8 मई को। और अब ये इसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब होगा क्या कि मार्केट अगर यहाँ पे रिएक्ट करती है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम होगा कि अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो वहां पे आप सेल कर सकते हो। लेकिन यू शुड वेट फॉर दैट, क्योंकि अब जो इस हिसाब से ये बढ़ा है यहाँ पे, एक मिनट मंथली चार्ट लगा लेते हैं। जिस हिसाब से पिछले 3-4 महीने में इसके अंदर बाइंग आई है, तो इट में क्रॉस दिस,
दिस इज द मेन रेजिस्टेंस 605, इट कैन गो टू 605। और एक सिचुएशन ये बन सकती है यहाँ पे कि ये यहाँ से थोड़ा सा, होता क्या है, इसको क्रॉस करके ऊपर थोड़ा सा 550 के आसपास, फिर यहाँ से टर्न लेके डराएगा नए उनको, और फिर ऐसे यहाँ पे जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन डब, क्योंकि देखो यहाँ से जब चला था तो ये यहाँ रुक गया, और फिर रुकने के बाद ये फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर इस तरीके से चले। आपका स्टॉप लॉस अगर आपने लॉन्ग टर्म ले रखा है तो ये होना चाहिए कि 380 से नीचे जैसे ही गया, चाहे कितनी ही बढ़िया कंपनी है, मुझे बेचना है एनी हाउ। ठीक है, नुकसान का कब बेचना है, कब खरीदना है, कितना नुकसान लेना है, ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस बता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर अपन लोग क्लोज करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने ऐसे आपको काफी देर एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सी डेफिनेशन है। टेक्निकल एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट एक्शन बाय स्टडिंग पास्ट मूवमेंट। मैंने क्या किया था, पास्ट मूवमेंट ऑफ एन एसेट, एसेट का मतलब यहाँ पे शेयर का है। देन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्राजेक्टरी। अभी मैंने क्या किया इस टाटा मोटर्स के अंदर, डिड यू अंडरस्टूड इट? चैट पे मुझे बताओ कि भाई क्या जो मैंने किया वो क्या किया, यही तो किया। मैं गया पास्ट में, और मैं जितना पास्ट में जाऊंगा उतना अच्छा समझ पाऊंगा। अपने दोस्त वाला एग्जाम्पल याद रखना। और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्यूचर में क्या इसका प्राइस की ट्राजेक्टरी हो सकती है, प्राइस का बिहेवियर हो सकता है, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ पास्ट मूवमेंट के बेसिस। दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टेक्निकल एनालिसिस में जो भी हम करते हैं, क्या वो 100% एक्यूरेट होता है? नहीं। वी बेस, एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, प्रोबेबिलिटी। दिस इज नॉट गुड, प्रिडिक्ट इज नॉट गुड वर्ड। दिस, देर इज ओनली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 50% भी हो सकते हैं चांसेस, चांसेस अगर आप 60% भी हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, और 100 से नीचे ही होगी प्रोबेबिलिटी। यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये किस पर डिपेंड है? तीन एजम्पशंस हैं, तीन एजम्पशंस हैं इसकी। एक तो जो हमें दिख रहा है अभी चार्ट के ऊपर, उसके अंदर हमने भगवान का कोई भी एक्ट इन्वॉल्व नहीं किया। कल को अर्थक्वेक आ गया, भारत का एक हिस्सा गायब हो गया, या समुद्र ने केरला को अपने अंदर ले लिया, या हिमालय में एक तरीके से बर्फबारी ज्यादा हो गई और पूरा नॉर्थ इंडिया बर्फ के अंदर डूब गया, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है। और एक्ट ऑफ गॉड को कोई नहीं समझ सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो वो हम मान के चल रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड का इसके अंदर हमने रोल नहीं लिया, और ना ही ले सकते हो। सो जो भी इंफॉर्मेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी इंफॉर्मेशन है टाटा मोटर से रिलेटेड, 532 रुपए उसकी जो वैल्यू आज आ रही है एक शेयर की, वो सारी इंफॉर्मेशन को लेने के बाद क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? विच टाइप ऑफ सेल्स इट हैज जनरेटेड और इट विल बी एबल टू जनरेट, what are the brands, who is the manager of that company, management, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, कहाँ कहाँ उसकी फैक्ट्री है, कितना कस्टमर्स हैं, कहाँ उसके रिटेलर्स हैं, सब इंफॉर्मेशन उसके बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव सब इंफॉर्मेशन के बाद आपको ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है 532 रुपए टाटा मोटर्स की, 535 रुपए 90 पैसे, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद आ रही है। तो एजम्पन्स क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? कोई भी कंसेप्ट को समझते हैं तो एजम्पन आती है। तो पहली एजम्पन क्या है? करंट प्राइस, सीपी मीन्स करंट प्राइस, यहाँ पे करंट प्राइस है, सीपी मीन्स of an asset reflect every available piece of information that could possibly impact the demand and supply of the particular share। तो जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन है अवेलेबल रिलेटेड टू टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स यहाँ पे 535 रुपए 90 पैसे का जो शेयर उसका आ रहा है एज ऑन डेट, वो सारी रिफ्लेक्ट कर रहा है।
दूसरा, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई गोल्ड का जो एक्ट है वो नहीं पता हमें, उसकी उसकी जानकारी नहीं है हमारे। दूसरा, हमारे पास जो प्राइस है एसेट का वो ट्रेंड करता है, ना कि रैंडम। तो आप देख रहे हो ट्रेंड करता है, ऐसे नहीं चलता कि एक दिन 500 रुपये आ गया, एक दिन 250 रुपये आ गया। तो वो ट्रेंड के साथ काम, ट्रेंड मतलब कोई चीज इस तरीके से ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ये नहीं हो रहा कि ऐसे रैंडम ऊपर नीचे, ऐसे नहीं हो रहा एकदम। तो वो ट्रेंड नहीं है, वो एक तरीके से रैंडम है। तो ये एक ट्रेंड पे चलता है। और तीसरा, जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करती है। तो हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिपीट करती है। अगर हम तीन चीजों को मानेंगे तो तभी हम टेक्निकल एनालिसिस को ठीक कर पाएंगे। तीन एजम्पशंस हैं। पहला, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, जो भी टाटा मोटर्स का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो वो 535 रुपये 90 पैसे के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है। अब मान लो कल को इसका शेयर हो जाता है 600 रुपये सुबह ही उठ के, तो देख लेना कोई ना कोई ऐसी एक नई इंफॉर्मेशन आएगी जो चार्ट के ऊपर दिखेगी, और उसके बाद उसका प्राइस 600 रुपये हो जाए। हो सकता है कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया हो, या वो जैसी जो इन्फॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको चार्ट पे दिखेगी दिखेगी। चार्ट बोलते हैं जो भी हम कर रहे थे वो चार्ट। अब एक स्लाइड और है, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। आई होप के मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रही होंगी चीजें कि भाई स्टॉक मार्केट को लोग कितना लाइटली लेते हैं, लेकिन है चीज बहुत मजेदार। बहुत एंजॉय करोगे आप अगर इसको, मतलब इतना एंजॉय आपने आज तक किसी स्टडी में नहीं किया होगा, क्योंकि सारी चीज ये प्रैक्टिस की है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ये सिंपल क्या बताता है हमें, डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड टाइमिंग। तो मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई एक रिलायंस का एग्जांपल दिमाग में रखना, एक आप एग्जांपल ध्यान रखना टीसीएस का, और टाटा मोटर का भी रखना, टाटा पावर का भी रखना। इनसे क्या पता चलेगा कि आपको डिमांड एंड सप्लाई, कि भाई कहाँ पे उसकी सप्लाई आ रही है, यानी कि कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए और कहाँ हमें बाई करना चाहिए। तो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस। तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये जो मैंने किया था उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। और वॉल्यूम जो मैंने आपको बताई थी नीचे बार्स, वो कितनी ऊपर नहीं मतलब आ रहा है, ये हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये वेस्टर्न जो अपना वर्ल्ड का एरिया है, यूरोप इंक्लूडिंग यूएसए, यहाँ पे उन्होंने कुछ लाइक विलियम ओनील या स्टीन वाइंस्टन है, स्टीव नेसन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेन वाइंस्टीन, वाइंस्टीन है, उनकी एक बुक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक स्टीव निशन है। सो इन लोगों ने, विलियम ओनील है, मार्क मिनर्वनी है, ये क्या है, लीजेंड है अपने उसके स्टॉक मार्केट के। बहुत अच्छी वहां पे क्या प्रॉपर एक तरीके से गाइडेंस होती है वहाँ। नॉर्मल है स्टॉक मार्केट, आप अभी कहोगे अपने दोस्त से कहीं बाहर निकल के इस क्लास के बाद ना क्या क्या सट्टा बाजारी करने जा रहे हो तुम, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ एक प्रॉपर कोर्सेज है। तो उनकी बुक्स अच्छी होती हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले, देखो, जापान में 1700 1600 से स्टॉक मार्केट चल। तो उन्होंने कैंडल, जो हम चार्ट पैटर्न देखेंगे कैंडल्स का, वो हम उन्हीं का देखेंगे। जापानीज, जापान में कैंडल जो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये टाटा मोटर का, ये जो दिख रही है रेड बार्स और ये ग्रीन, ये कैंडल्स हैं। और ये किसने डेवलप की है, ये डेवलप की है जापानीज ने। और जो इंडिकेटर्स डेवलप हुए हैं, ये जो नीचे बॉलिंजर बैंड वगैरह हैं, ये आपके डेवलप किए हैं वेस्टर्न, जो लीजेंड्स हुए हैं मार्केट के। और तीसरा, हम कुछ लोग कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं, जैसे मार्केट में आज कितना खरीदा गया बेचा गया, उसका एक्सेल निकालेंगे, कौन से शेयर में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका एक एनालिसिस करते हैं। तीन चीजें हम पढ़ते हैं इस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और टेक्निकल एनालिसिस का मैंने आपको रोल बता ही दिया कि भी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस while you are doing technical analysis। और टेक्निकल एनालिसिस
आप ये कह सकते हैं इज नॉट ए साइंस, इट्स एन आर्ट। सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस? साइंस इज ऑलवेज, वी कैन से स्टैटिक, मतलब कि या तो ये है लॉजिकल बेस्ड है। आर्ट में आपका क्वालिटी, मतलब आप यू कैन बी ए डायनेमिक पर्सन। इफ आई विल टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर कैंडल इज डूइंग लाइक दिस, सो यू कैन इंटरप्रेट इन ऑन योर वे, और आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकती। तो आर्ट और साइंस दोनों का मिक्स हम कह सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस है। तो जब हम तीनों को पढ़ेंगे तो आर्ट एंड साइंस हमें दोनों टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉपर आ जाएंगी। आर्ट इसलिए भी है कि बिहेवियर बहुत ज्यादा इसके अंदर मैटर करता है, कि आप डर नहीं रहे हो। बिहेवियर से मतलब है, देखो यहाँ पे क्या है, स्टॉक मार्केट में डराती बहुत है। बिहेवियर से मतलब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये चीजें हैं, फियर, ग्रीड। ग्रीड क्या है कि आप 1 लाख को 1 करोड़ कर दूंगा आज ही, ये है आपकी ग्रीड। फियर कि आपका शेयर नीचे आया, 10% डर गए। जब आपने खरीदा था तब आपने पता नहीं किया था कि भाई मुझे तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो गिरना स्टार्ट हो गया, आज खरीदा कल को ही गिरना स्टार्ट हो गया, तो आप डरने लगोगे। फियर, इसको नहीं करना। जैसे आप देखते हो कि ग्रुप के अंदर कई बार हमें नुकसान हो जाता है, तो डरना नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर नुकसान फायदा तो हमारा कॉस्ट है। लॉसेस आर कॉस्ट, दिस शुड बी योर एटीट्यूड। एवरी बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड जाओगे तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें कॉस्ट ना इनकर होती। तो हम रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तभी तो हमें प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू योर नेट प्रॉफिट। तो हम रोज, हो सकता है हमें 22 पॉइंट का नुकसान हो, अगले दिन हम 28 पॉइंट का प्रॉफिट करें, तो हमारा नेट प्रॉफिट 6 है। बट वी ऑलवेज ट्राई टू डू इट ऑन लेस एंड मेक इट हाई। सो सेकंड वाला आपका हाई होना चाहिए, और जो आपका फर्स्ट वाला है वो लो होना चाहिए। दैट शुड बी योर टारगेट, दैट शुड बी योर एटीट्यूड। बट अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे लॉस ही नहीं होना है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर। फियर, ग्रीड, फोमो, भाई आपने खरीदा और आप निकल गए, और फिर उसके बाद वो शेयर भाग गया ऊपर, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि यार मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना था मुझे, वो नहीं करना था। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है आपका, धीरे धीरे मार्केट में समझने से आएगा। बट आपको, अगर आज मैंने यहाँ पे 90 मिनट्स पढ़ाया है, तो 90 मिनट्स में आपको एटलीस्ट 180 मिनट्स आपको खुद को देने होंगे। क्योंकि जो अभी तो क्या है कि आज और कल में बेसिक्स डेवलप हुए, बेसिक डेवलप होने के बाद उसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया। अब हमें टेक्निकल एनालिसिस में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप चैट पे, फिर क्लोज करेंगे। या अ, हम कहें कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा सा टच पता चल गया, अब हमें स्टॉक मार्केट पता है, हमें रोल पता है उसका। तो ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, करे भी हुए हैं, तो आप उनको रीड करो और अंडरस्टैंड करो कि भी क्या हो सकता है। और अगर आप खुद अंडरस्टैंड करोगे तो दूसरों को समझाओगे भी। और स्टॉक मार्केट इज नॉट स्पेकुलेशन, इट्स नॉट जुआ, इट इज ऑल अबाउट ए बिजनेस, बिजनेस, न्यू वेंचर, जो आप घर बैठ के एक लैपटॉप से 20-25 हजार रुपए लगा के भी कर सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आप यहाँ से इतनी कम कैपिटल के साथ बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जब टाइम ही है तो आप ये बताओ, बिजनेस में अगर आप करने जाओगे, कोई भी छोटा बिजनेस ले लो, मान लो आप मेडिकल का बिजनेस खोलते हो, क्या करोगे? एक बंदा मेडिकल पे रखोगे, ठीक, एक एम्प्लॉय चाहिए आप। मान लो मिनिमम 1 लाख रुपए तो आपको चाहिए दवाइयों के लिए, 10,000 रुपये रेंट का पर मंथ का आपका खर्चा हो, खुद का सेल्फ आपको वहां रहना, ठीक है।
उसमें एक्सपायर होती रहेंगी, वो आपका नुकसान होगा। ये आपका रेगुलर है। तो आप कर क्या रहे हो, एक तरीके से ये सारा बिजनेस आपका चल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या करना है, कुछ नहीं, फ्री में आपका अकाउंट खुल गया, डीमैट। ठीक। आपने यहाँ पे 10,000, मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपए से लेके 10, कितने भी बड़े अमाउंट तक आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी के घर नहीं जाना, आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप हो, उससे ट्रेड करना है। मैं तो कहूंगा कि लैपटॉप तो जरूरी है, क्योंकि लैपटॉप में ही एनालिसिस अच्छा होता है। या टैब हो तो बड़ा सा, थोड़ा चार्ट दिखना चाहिए ना ठीक से। तो मोबाइल में थोड़ी स्क्रीन छोटी होती है, बड़ा मोबाइल हो तो चल जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ, ये नॉर्मल चीजें सबके पास होती हैं। यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, कोई आ रहा है। और एक और चीज, कोविड टेस्टेड है ये। कोविड में भी ये बंद नहीं हुआ, दुनिया बंद हो गई, स्टॉक मार्केट चला, हर रोज चला। तो कोई भी इमरजेंसी आएगी, ऑनलाइन मार्केट है, वेबसाइट के थ्रू है, घर बैठे है, एक वन क्लिक अवे है। इससे आसान चीज कुछ नहीं हो सकती अगर आप इसको सीख। बट इसमें मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग गलत सोच के साथ आते हैं, वो गलत एटीट्यूड के साथ आते हैं।